सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। शेर अफजल मरवत का बयान, पीटीआई भी परेशान, सियासत नहीं रियासत अहम, रहनुमा कब समझेंगे ये बात। और भारत में कल सजेगा इंतखाबात का मेला, मोदी का भारतीय इलेक्शन चुराने का प्लान बेनकाब। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की पहली के साथ। एक मुहावरा बहुत ज़बान ज़द आम है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मुझे ये मुहावरा क्यों याद आया, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके बयान के बाद मुझे अचानक से मुहावरा याद आ गया। अच्छा, तहरीक इंसाफ तब्दीली की बात करती आई शुरू से, खुद को इनकलाबी जमात भी करार देती है, मियाँ पाकिस्तान बनाने के नारे भी मारती नहीं थकती। सियासत हो, जमहूरियत हो, इखलाकियात हो या फिर समाजियात, बातें रियासत मदीना की करती है, मिसालें मगरबी इक़दार की देती है। लेकिन इसके रहनुमाओं का बयान अगर हम देखें, तर्ज अमल देखें, तो ना तो रियासत मदीना की झलक नज़र आती है, ना मगरिब की आला इखलाकी इक़दार का कोई अक्स दिखाई देता है। अच्छा, पहले बानी चेयरमैन पीटीआई थे और अब उनकी जेल में कैद के दौरान बहुत से रहनुमा सामने आ गए हैं जो जब भी बोलते हैं इंतशार के नए रास्ते खोलते हैं। अब उनमें शेर अफजल मरवत, अगर मैं कहूँ सबसे आगे हैं तो आप सब अग्री करेंगे। कभी टॉक शोज़ में हाथापाई, कभी जूम आइनी जुमलेबाजी। शेर अफजल मरवत अपने जो नित नए बयानात हैं उनकी वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं, या शायद मेरे ख्याल से वो ऐसे मुतनाज़ बयानात हैं वो देते शायद इसलिए कि खबरों में वो रहें। मुझे तो कभी कभी सियासत की मीरा लगते हैं वो, कि खबरों में हमेशा इन रहना उनको अच्छा लगता है। अच्छा, बगैर ये सोचे समझे वो बयानात दे देते हैं कि इसका उनकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और सबसे बढ़कर मुल्क को नुकसान हो सकता है इनके बयानात से। अच्छा, मौसूफ ने जो भी ताज़ा बयान दिए, आप सब ने सुना होगा कि जी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ था। गज़ब खुदा का, किसी एक बात पर तो ठहर जाएं। जब दिल करता है, जिस पर दिल करता है, जिस पर गुस्सा आता है, उठकर इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क, ये शायद ही कोई शख्स बाकी बचे हो जिस पर ये पीटीआई वाले रिजीम चेंज में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम ना लगाएं। कहते हैं कि जी पहले तोलो और फिर बोलो, लेकिन पीटीआई के ये जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो शायद पहले बोलते हैं और तोलने की जो नौबत है ना वो शायद बाद में भी नहीं आती है, तोलते बाद में भी शायद ये नहीं है। ये रिजीम चेंज की साजिश की गई या नहीं, अभी इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं है। लेकिन इस मामले पर तहरीक इंसाफ इतने यूटर्न ले चुकी है कि शायद यूटर्न भी शर्मिंदा हो और हैरान हो। ये कहानी बानी चेयरमैन ने जलसे में कागज़ लहराकर शुरू की थी, आपको याद होगा, और अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक की गिरदान शुरू कर दी। अच्छा, इशारों से बात आगे निकली और फिर रिजीम चेंज में किरदार अदा करने वालों की ये एक लिस्ट जिससे शैतान की आंत की तरह बढ़ती चली गई। अब इसमें ज़रा सुनते जाइए। नवाज शरीफ साहब भी आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, वो भी शामिल हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम आ गया, मोहसिन नकवी साहब से ज़रा सा मसला हुआ तो जी उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया जिसने रिजीम चेंज की मुबैना साजिश को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था। यानी जिसने पीटीआई वालों को सताया उसने इस लिस्ट में नाम पाया। और अब पीटीआई के जो बड़बोले रहनुमा हैं मरवत साहब, उन्होंने सबसे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के बरादर मुल्क, वो मुल्क जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मक्का मदीना की वजह से दिली मोहब्बत रखते हैं, जिससे पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का इज्जत तो अकीदत एहतराम का एक रिश्ता है, वो इस्लामी मुल्क जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, जो उस वक्त भी पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालने की फिक्र कर रहा है जब कोई पाकिस्तान की माली इमदाद के लिए तैयार नहीं। ये सऊदी अरब है जो सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। इस हमदर्द, मददगार और दोस्त मुल्क सऊदी अरब पर शेर अफजल मरवत ने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी सबूत के इल्जामात की बौछार शुरू कर दी। इल्जाम धर दिए कि सऊदी अरब ने भी मुबैना अमरीकी रजीम चेंज साजिश में अपना किरदार अदा कर दिया। और ये इल्जाम भी ऐसे वक्त में लगाया, जरा टाइमिंग चेक करें आप, जब सऊदी अरब का आला सतह का जो वफ्द है पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी देने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया और सऊदी हुकाम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सरमायाकारी के मंसूबों पर बातचीत करते रहे। और हमारी वो जमात जिसे ये दावा है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, पॉपुलर है, उसके अहम जो रहनुमा हैं
वो सऊदी अरब के बारे में क्या घटिया इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब मैं से क्या समझूं? ये आप इसको बेवकूफ़ी कहेंगे, मुल्की खारिजा पॉलिसी पर बाकायदा सोचा समझा हमला कहें, रियासत पर हमला कहें, मुल्क दुश्मनी इसको समझा जाए, क्या समझा जाए? और क्यों नहीं सोचते ये लोग बोलने से पहले, और बाद में फिर क्या करते हैं कि सफाइयाँ देते फिरते हैं, वजाहतें देते फिरते हैं कि नहीं जी उसकी जाती राय थी तो पार्टी से इख्तलाफ करते तो ये था वो था। अब बात जब सऊदी हुकाम को पता चलेगी तो सोचें उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो भी सोचेंगे ना कि कैसे लोग हैं ये कि हम इनकी मदद करते हैं और ये हम पर ही झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इन मरवत जैसे लोगों के बारे में शायद मेरे ख्याल से इनके बारे में ना एक शेर कहा गया है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। शेर अफजल मरवत के बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा लंबा चौड़ा वजाहती बयान जारी किया है और ये भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो उनका लंबा चौड़ा वजाहती बयान है। ज़रा इस पर, इसके अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा। बयान में कहा क्या गया है? बयान में कहा गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है और मरकज़ी तर्जुमान, उन्होंने जी शेर अफजल मरवत साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से एक निजी टीवी के प्रोग्राम में पेश करदा ख्यालात को हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी करार देकर उनसे मुकम्मल ला ताल्लुकी का इजहार किया। बयान में यह भी कहा गया है कि शेर अफजल मरवत के ख्यालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर पर भी ना तो गमाजी करते हैं और ना ही इन्हें हकीकत पर मबनी बयान समझते हैं। ये शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय तो हो सकती है जिसे किसी सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनान की तायीद व तौसीक हासिल नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि जी सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में होता है जिसकी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत कदर की निगाह से देखते हैं। और जी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के माबैन जो एक एहतराम, एतमाद और बिरादराना अख़ुवत का रिश्ता कायम है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत अहमियत का हामिल भी समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दोनों ममालिक हैं उनके माबैन दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मफादात के अमीन हैं जी, लायक तहसीन है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी और हाल की तरह मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के माबैन करीबी इश्तराक और भाईचारे के फ़रोग़ की ख्वाह है और सऊदी क़यादत और अवाम की फलाह व तरक्की के हवाले से नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ इस ज़िमन में बतौर जमात अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए, रहने के लिए अज़म ज़ाहिर करती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ को जो अपने रहनुमा हैं उनके ऐसे बयानात की वजाहतें देनी पड़ रही हों या सफाइयाँ देनी पड़ रही हों जिसकी वजह से रियासती अमूर मुतासिर होने के खदशात बने हों। माजी में भी, बल्कि माजी करीब में भी की गई कुछ बात कि जिस वक्त आपको याद होगा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था बाकायदा, उस वक्त भी PTI रहनुमाओं ने मुल्की मुफाद को पीछे रख के पसे पुश डाला और कोशिश की बाकायदा सोच समझ कर कि किसी तरह से मामला खटाई का शिकार हो जाए। अब इस मामले का पता न चलता अगर शौकत तरीन की पंजाब और KPK के जो वज़ीर ख़जाना के साथ होने वाली, आपको याद होगा टेलीफोनिक गुफ्तगू, वो लीक ना होती तो किसी को पता भी ना चलता। और उसमें शौकत तरीन उन्हें क्या कह रहे थे, आपको याद मैं करवा दूं कि जी उन सूबों ने जो IMF को कमिटमेंट दी है वो इससे पीछे हट जाएं ताकि जो PDM की हुकूमत है उस पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े। अब उस पर मोहसिन लगारी सवाल करते हैं कि जी इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत में ये रियासत का ही नुकसान था। अभी ताज़ा जो मिसाल है ये आप ज़रा ले लें। बानी चेयरमैन PTI ने भी जेल से IMF को ख़त भिजवा कर IMF पैकेज को रोकने की पूरी कोशिश की। क्यों? सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, रिलीफ के लिए, हुकूमत पर प्रेशर या दबाव डालने के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन PTI की आदत बार बार ये काम करती आई है जिसे आप कह लें कि लीडर जिसे एग्जाम्पल नहीं सेट करता, जो लीडर करता है फिर कारकुनान उसकी आप कह लें कि नक्शे कदम पर चलते हैं और उसको बाकायदा कहते हैं भाई हमने भी वही करना है जो हमारे लीडर ने कहा किया है। अब मैं ये कहती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान है उस पर वजाहतें देने के बजाय PTI को इस सोच को फ़रोग़ देना चाहिए कि रियासत पहले है या सियासत, और यकीनन रियासत पहले है, सियासत आती है बाद में। और सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि रियासत होगी अल्लाह के बंदो तो ही सियासत बचेगी। सबसे पहले रियासत, सबसे पहले आपका मुल्क होता है, बाद में आपके जाती मुफाद होते हैं और सियासत भी बाद में। पहले रियासत फिर सियासत।
रियासत होगी तो सियासत होगी, वरना। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। हमसाया मुल्क से खबर है जी, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो तबाही का सिलसिला है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और अपने पिछले जो दोनों अदवार हैं उनमें नरेंद्र मोदी भारत के मुंह पर मेरे ख्याल से इंतहा पसंदी की कालक मल चुका है। अब ये तीसरी बार ज़रा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। और इस बार इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीत में तब्दील करना है। भारत में आपको पता है जो आज़ादाना, मुनसिफाना या शफाफ इंतखाबात हैं अब शायद नहीं होते, माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो गुजरात का एक हिसाब है ये हर उस चीज़ को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किया चला जा रहा है जिसमें शख्सी आज़ादी का थोड़ा सा भी शुबा होता है। धौंस धमकी कह लें, मजहबी इस्तेसाल करके इस शख्स ने हर इदारे में अपने जो कारिंदे हैं वो बाकायदा घुसा दिए हैं। अब ये आदमी, ये नरेंद्र मोदी, भारत के आज़ाद जो इलेक्शन है उसको अपनी लपेट में ले रहा है। अच्छा, मैं नाज़रीन आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि भारत ज़ाहिर बात है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ जो इंतखाबात करवाना है यकीनी तौर पे कोई आसान काम नहीं है। और जो इंतखाबी अमल है वो बड़ा पेचीदा है जिसके कई पहलू हैं। लेकिन जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, भारतीय इलेक्शन कमीशन इस पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन काम को अब तक खुश असलूबी से अंजाम देता आया है। लेकिन मोदी के आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो बाकायदा ख़तरे में, लोगों ने इस हवाले से आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं। क्योंकि मुस्लिम दुश्मनी आप देख लें, दहशत गर्दी देख लें, इंतहा पसंदी देख लें, दोस्त धमकी देख लें, इसके गन में बाकायदा लिथड़ा हुआ नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया। और इसकी जो काली करतूतें हैं उसका क्या धरा ये है कि वो भारतीय इलेक्शन कमीशन जो अपनी शफाफियत के लिए मशहूर था, लोग तारीफ़ करते थे उसकी, आज़ादाना बाइख्तियार इदारा था, अब लोग उसे मोदी के यार की हैसियत से देखते हैं। अब ये एक ऐसा इदारा बन गया है, समझ लें, जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी आप कह लें कि ज़ेली तंजीम कहला रहा है। और ये सब किया धरा किसका है? इसी नरेंद्र मोदी का, जिसने चालबाजी से भारतीय इलेक्शन कमीशन को अपने बाकायदा चुंगल में काबू में कर लिया है। और अपने 10 साल दौरे इक़्तिदार में चौकीदार बने चोर, यानी मोदी इलेक्शन कमीशन में अपने मनपसंद अफसरान की तकरीरें करता रहा है। उनकी तकरीरें होती है उसके मनपसंद होते, चुन चुन कर बाकायदा ऐसे जो मनपसंद हैं, इंतहा पसंद कह लें, उनको भारतीय इलेक्शन कमीशन में लगाया गया जो मोदी की इंतहा पसंदाना जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी हामी हो, जो इंसाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंदी पर यकीन रखते हों, जिनकी रगों में RSS का फ़लसफ़ा कूट कूट कर भरा हुआ हो। और मोदी की इस हरकत के ख़िलाफ़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, जिस पर हुआ क्या ज़रा सुने। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सरबरा समेत इलेक्शन कमीशन के जो 3 कमिश्नर हैं उनकी तकर्री का तरीक़ाकार बदल दिया। और पहले इन आला तरीन ओहदों पर तकर्री जो है इंडिया के सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करते थे, लेकिन अदालत ने वज़ीर आज़म, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल एक सिलेक्शन पैनल तश्कील दे दिया। लेकिन ये एक आरज़ी इक़दाम था, उस वक्त तक इस पर अमल का हुक्म था जब तक पार्लियामेंट मुस्तकिल हल के लिए कानून साजी नहीं कर पाती। लेकिन मोदी की चालाकी कह लें, होशियारी कह लें कि मोदी की चालाकी से एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने इलेक्शन कमीशन को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। और इस कानून के तहत आला जो तयनातियाँ हैं उनके लिए बनाए गए पैनल से चीफ जस्टिस को मक्खन से कह लें कि बाल की तरह निकाल कर बाहर किया गया और उसकी जगह एक वफाकी वज़ीर को पैनल का हिस्सा बना दिया गया। और यूँ गेम पूरी तरह ऑन हो गई, मोदी के हाथ में आ गई, जो अपने वज़ीर के साथ मिलकर अहम तयनातियाँ करता रहा। भारत में इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाली एक तंजीम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इसने आप देखें कि इलेक्शन कमीशन में की जाने वाली तकर्रियाँ थीं उस पर सवाल उठाए। अब इलेक्शन कमीशन जो नई तयनातियाँ उसमें जो हुई थी इलेक्शन कमीशन में, वो सारे लोग वो लोग हैं जो मोदी के बहुत करीबी हैं, मोदी के हमनवा हैं, यार दोस्त कह लें, जिनसे मोदी के मफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, भारत में 19 अप्रैल से इंतखाबात शुरू हो रहे हैं जो 7 मरहलों में आपको पता है कि 1 जून को मुकम्मल होंगे और वोटों की जो गिनती है वो 4 जून को होगी। और इन इलेक्शंस को लेकर मोदी के जो नाकदीन हैं उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन के आले ओहदेदार जो हैं, आला ओहदेदार हुक्मरान बीजेपी के साथ हमदर्दी रखते हैं और आने वाले इलेक्शंस में इसकी हिमायत भी करेंगे। अब इन ओहदेदारों में से एक ओहदेदार क्या कहते हैं कि जी वो आपको मैं बताऊं क्या नाम था उनका जी, ज्ञानेश कुमार साहब। हाँ, वो आपको मैं बताऊं कि वही ब्यूरोक्रेट, अगर मेरे को बेशरम ब्यूरोक्रेट तो गलत नहीं होगा, जिसने
आपको याद है कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था, वही बेशरम ब्यूरोक्रेट है। और साबिक़ा इंतखाबात में जिन लोगों ने मोदी की लाकानूनियत के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके मोबाइल फ़ोन बाकायदा हैक कर लिए गए, उन्हें एजेंसियों के ज़रिए डराया धमकाया गया, होचे हथकंडों का इस्तेमाल किया गया, उसके ज़रिए इस्तीफ़े देने पर उनको मजबूर किया गया। और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो नया कानून बनाया है, ये कानून कमीशन की गैर जानिबदारी पर बाकायदा सवालिया निशान लगा देगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुताबिक अगर वोटर्स ये महसूस करने लगें कि ये गैर जानिबदार और न्यूट्रल इदारा नहीं है, तो हमारी जमहूरियत की कानूनी हैसियत सवाल निशान बन जाती है, बाकायदा सवाल खड़ा हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि कानून साजी की जा रही है ताकि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ज़ेरे साया काम करे। और नाज़रीन, मोदी की जो नहूसत है, नहूसत के ये असरात सामने आए हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको आप कह लें उसके मुताबिक इंडिया 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की आलमी दर्जा बंदी में आपको पता है कौन सी पोजीशन पे चला गया है? 53वीं पोजीशन पर है। और अब इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया भारत में इंतखाबात जो है ना, वो इंतखाबात नहीं होने जा रहे, बल्कि मोदी ने कह लें कि अपनी सिलेक्शन का बाकायदा बंदोबस्त कर लिया। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की बर्बादी का नुक्ता आगाज़ होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की बीमार मईशत के लिए सऊदी सरमायाकारी ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकती है। और इस अहम मौके पर हमें सियासत को पीछे रखकर रियासत के मुफाद को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरबत का सऊदी अरब के खिलाफ बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, जिसका असर न सिर्फ पाक सऊदी ताल्लुकात पर हो सकता है बल्कि मईशत पर भी इसके गहरे असरात हो सकते हैं। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं, ये कब सियासत पर रियासत को तरजीह देना सीखेंगे? ये सवाल मेरे ज़हन में अक्सर आता है। और इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब और एहतिशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहतिशाम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा शुएब साहब से शुरू करना चाहूँगी। शुएब साहब, शेर अफजल मरबत साहब ने बयान दे दिया, फिर जी ये मेरी ज़ाती राय है, फिर पार्टी भी सफाइयाँ देने पर आ गई। क्या वजह है? किसी को यकीन नहीं आ रहा कि उनका ज़ाती हैसियत में बयान था। देखिए, पार्टी ने तो फौरी तौर पर रिफ्यूज़ किया ना, इससे डिस्टेंस किया कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। उसको गलत कहा कि ये पार्टी ने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफिस ने हमारे उसको फौरी तौर पर विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट उसको कहा कि ये हमारा पार्टी का फैसला नहीं है। देखिए, पार्टी पॉलिसी साज में दो इदारे हैं, एक खान साहब को बात करें या उनका फैसला आ जाए, या कोर कमेटी आफ्टर डिस्कशन कोई भी एलामिया जारी करे, ये दो सूरतें हो सकती हैं। हाँ, कोर कमेटी के अंदर बैठे हुए हमारी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है और हर एक की होती है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बुरी बात नहीं है, मगर जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं और किसी एक फाइनल नतीजे पे पहुंचने के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है, तो जब वो हो जाती है तो इलामी की सूरत में जारी होती है। लेकिन उनका कहना उनका बिल्कुल गलत बात है, उनका गलत नहीं कहना चाहिए था। अगर उनकी ज़ाती राय थी तो उनको ये कहना चाहिए था कि ये मेरी ज़ाती राय, और इस स्टेज पर ज़ाती राय का इजहार करने का मतलब देखें ना, टाइमिंग देखें आप। बिल्कुल ना, ये मुल्क के लिए अच्छा है ना पार्टी के लिए अच्छा है। तो हमने तो इसीलिए ना कि हमारे ऑफिशियल से हमने उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की, पूरे मीडिया को भी दी, और अपने जो ऑफिशियल हमारा अकाउंट है वहाँ से भी अपनी। लेकिन शुएब साहब, इससे एक तासुर एक जाता है कि आप लोगों के अंदर से कोई एक बंदा ऐसा बयान दे देता है, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा देखें सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब पार्टी पे तो उंगलियां उठ रही हैं ना, पार्टी पे सवालात उठ रहे हैं, आप उसकी जद में, तभी आप लोग सफाइयां दे रहे हैं। हम सफाइयां नहीं दे रहे, सबसे बड़ी क्लियर कर रहे हैं उस चीज को, चलें ऐसे कह लेते हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। अगर हमारा करोड़ों की तादाद में वर्कर्स है तो लीडर हमारा सिर्फ एक है, इमरान खान, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। अगर करोड़ों की तादाद में वर्कर्स है और कोई भी उठ के अपनी स्टेटमेंट देता है, लेकिन सर अभी जब से वो जेल में तब से नीचे सारे लीडर बने फिरते हैं, वो सारे लीडर, ये अफसोस की बात है। लेकिन एक बात तय है कि या तो पार्टी ने फौरी तौर पर उसका एलामिया जारी ना किया होता तो आपकी बात 100% दुरुस्त होती है कि इस बंदे ने, सर उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी कि आपको एलामिया जारी करना पड़ा। मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए बात यह है, आज कोई भी शख्स उठ के कोई बात करेगा
तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कि ऑफिशियली हमारी या स्टेटमेंट जारी हो या हमारा कोई स्पोक्स पर्सन कोई बात करे या कोर कमेटी का एलामिया जारी हो या खान साहब बात करें। ये है हमारी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन। अगर एक मेंबर ने उठ के कोई भी बात कर दी तो उस बात की मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं है। ठीक है एहतशाम साहब, आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आप इतने पुराने सहाफ़ी हैं, आपको इस बात पे यकीन आता है कि उन्होंने जाती सेहत में बयान दे दिया, बाद में पार्टी ने कहा जी हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और आप टाइमिंग देख लें, सऊदी वफ्द यहाँ पर मौजूद था, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट वहाँ से आनी, हमारा पुराना एक दोस्त मुल्क, ये टाइमिंग और ये सब आपको लगता है बस अचानक से हो गया, मरबत साहब के जहन में आया और उन्होंने बात कर दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फिजा के इतना आसान मामला है, इतना सादगी से नहीं लिया जा सकता। पहली तो बात है कि चलें पार्टी ने डिस्टेंस किया, पार्टी ने कहा कि जी हमारा नुक्ता नज़र नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि मेरा जाती बयान है। ठीक है, उन्होंने नहीं किसी स्टेज पे, मैंने नहीं देखा ये कहा है उन्होंने, वैसे उन्होंने कहा इस जगह कहा है, चले वो दबाव में देखिए डैमेज डन हो गया है। अभी स्टेज के ऊपर ना बस जिस तरह होना ये चाहिए था माजरत के साथ कि इनकी पार्टी बाकायदा शोकाज नोटिस इशू करती और उन कहती कि जी आपने इतना बड़ा काम किया है, इतने दो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है। वैसे भी इनके ऊपर बहुत सारे इस लिहाज से इल्ज़ामात लगते हैं कि बानी PTI ने ताल्लुकात उनके साथ ख़राब किए थे, है या नहीं है, लेकिन ये बातें होती रहीं। मेरा ख्याल है इस स्टेज पे ये बात करना तो मेरा ख्याल है सुसाइडल है, इतना क्रूशल स्टेज पे। जबकि आप देख लें SIFC बनी है गल्फ़ स्टेट्स के लिए। मैं आपको बताऊँ ये 4 मुल्कों के लिए बुनियादी तौर पर, इसमें UAE है, कतर है, सऊदी अरब है, ये उनके लिए बनी है कि जी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दे वांट टू मेक श्योर कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बड़ा पीपल ना हो। वो 100 बिलियन की वो इसके अलावा वो भी लाना चाहते हैं। बाय द वे मैं आपको खबर दे देता हूँ, देखें ये आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर देता हूँ। खबर ये है कि ये मरबत साहब ने बयान जो दिया है ना, ये इससे पहले इतना शदीद दबाव है सऊदी अरब की तरफ से ओपोजिशन पे भी और पाकिस्तान की हुकूमत पे भी कि जी आप लोग अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ये आपके दरमियान क्या कुछ हो रहा है। अब देखें किसने स्कटल किया, किसने सबोटाज किया सारे मामले को, इसका जवाब तो यही देंगे, वरना अदरवाइज तो यही लोग समझेंगे कि जी बानी PTI के कहने पे मरवत साहब ने किया है। तो यही सवाल तो उठाया जा रहा है, देखें ना सवाल तो उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल इस वक्त बड़ा सिंपल है फिजा कि ये किसके कहने पर किया है? मतलब बानी PTI ने उनको बोला है आपकी पार्टी ये चाहती थी बयान पहले दे दिया जाए, फिर हम बाद में इस तरह कहीं हमारा तो लेना देना नहीं, मतलब एक बात तो आपने कर दी, वो इतनी बड़ी बात कर दी, इसके बाद मेरा ख्याल गुंजाइश नहीं रह जाती सिवाय इसके कि एक तादीबी कार्रवाई की जाए। देखे ना ये हर कोई बंदा ये कह देता है कि जी ये तो जाती बयान, भाई इतनी बड़ी बात जाती बयान, जो कार्रवाई है वो कार्रवाई आपकी पार्टी सोच रही है ऐसा कुछ करने की? मरबत साहब के खिलाफ अगर ये उन्होंने जाती हैसियत पे इतना नुकसान पहुंचा दिया, पार्टी को एक बयान दे दिया, मुल्क की सालमियत पर सवाल उठा दिया, मतलब आप देखिए कि मुल्क से मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है शोएब साहब। इस टाइम में मैशत हमारी जहाँ खड़ी है, हमें सरमायाकारी वहां से आएगी, तो इस तरह का बयान दे देना सीधा सीधा मुल्क दुश्मनी से साहब की 2 बातें का मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर उनकी तरफ से ये है कि जी आपस में बैठ के मुल्क के मामलात को बेहतर किए जाएं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके बगैर एक बात तो तय है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती हमारे मुल्क में, खा इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, जो सबसे बड़ा हमारा इन्वेस्टर हो सकता है वो हमारा ओवरसीज़ हो सकता है। जिस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, जहाँ इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, जहाँ पॉलिटिकली इस्तेहकाम नहीं होगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आ सकती, और ये नुकसान मुल्क को हो रहा है। फिर तो आप खुद आना खासा चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए ना, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल इस्तेहकाम तो लाने नहीं चाहते, आपने सड़कों पर आने तहरीक शुरू करनी है। मैं आपकी बात का जवाब, आपके सवाल से मेरे ज़हन में मैं उसी सवाल का जवाब भी देता हूँ, आपको इनके दूसरी बात का जवाब भी देता हूँ। पहले आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, देखें हम इन कठपुतलियों को नहीं मानते। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का MNA हूँ, मैंने 1,05,000 वोट लिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद से पहली दफ़ा किसी ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए हैं, लेकिन जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको जिता दिया गया आखिरी रात। और पूरे मीडिया ने मेरी रिपोर्टिंग की, पूरे मीडिया ने मेरे सारे रिजल्ट बताए। आज भी मेरे पास फॉर्म 45 है, और मेरे मद्दे मुकाबले कौन थे? सिर्फ खाली ये नहीं था PMLN का, मेरे मद्दे मुकाबले मुस्तफ़ा खोखर था, जिसने वही फॉर्म 45 के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी जीता वो शोएब शाहीन है। मेरे मद्दे मुकाबले TLP का बंदा था, मेरे मद्दे मुकाबले जमात इस्लामी का था। सब ने ये कहा कि जो हमारे पास फॉर्म 45 है, जो मेरे पास फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक मैं यानी आधे से भी ज़्यादा की तादाद में मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ। इन कठपुतलियों को मुसल्लत करने में जिन लोगों ने, जिन मुक़्तदरा ने रोल अदा किया है, हमारा उनके खिलाफ इख्तलाफ है। देखें ये हक के हुक्मरानी अवाम का है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरबत साहब किसी और आवाज़ से बोल रहे हैं, किसी और जगह से बोल रहे हैं? अब मैं आगे बात कर रहा हूँ। जो आपने फरमाया मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है। एहतशाम साहब की बात से इन्होंने भी की, जो इन्होंने ये वाली की कि जनाब डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए, तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तो होगी। अगर हमारे अच्छा होनी चाहिए, होगी। देखिए
मैं समझता हूँ कि चूंकि आज अभी आपको मेरे ख्याल से एक नया ओहदा भी तो मिला है, वो जो बानी आपके चेयरमैन पीटीआई तंजीम साजी के हवाले से। वैसे तंजीम साजी का लफ्ज़ बोल के जरा मशकूक सा ही लगता है। इनकी और पीटीआई की मुख्तलिफ होती है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी मुझे दी है इमरान खान साहब ने, अप टू यूनियन काउंसिल और ब्लॉक कोड लेवल, तो ये इस पे मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा। तो यानी आप भी, अब आपसे भी आपकी पार्टी के लोग नाराज रहा करेंगे, होते ही हैं। लेकिन एक बात जो इन्होंने की है, मैं सिर्फ उसको कहता हूँ, देखें ये पहली दफ़ा नहीं है, मरवत साहब ने जो बातें की हैं ये पहले भी उन्होंने की हैं, इस पे उनको शोकाज नोटिस भी मिला हुआ है, उस पर फाइनल एक्शन क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर इस हवाले से मैं शाम साहब के साथ एग्री करता हूँ कि अगर कोई इस तरह पार्टी पॉलिसी की वायलेशंस में कोई भी शख्स बात करता है तो मेरा ख्याल है डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये पार्टी की बुनियादी जिम्मेदारी है और ये होना चाहिए। अब अगली सवाल जो भी असल बात है शोएब साहब कि अगर आप ये कहें मुसलसल ये बात कहेंगे कंडूट के तौर पे इस्तेमाल होता है सऊदी अरब अमेरिका के कहने पे, देखिए इतना बड़ा इल्ज़ाम है। फिजा एक तो बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात आपके हैं, आपके बारे में कोई राय रख रहा है, आप किसी के बारे में रख रही है। अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके बारे में पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है ना वो एक अंदाज से सोचते हैं, कोई सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं करता कि देखें हमारी तो इस्लामी लिहाज से भी मोहब्बत का हमारे साथ मक्का मदीना की वजह से हमारा बड़ा अकीदत का मोहब्बत का रिश्ता है और हमारा एक दोस्ताना ताल्लुक है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ इनकी पार्टी के ज़माने में देखें हमारे साथ जब इनकी हुकूमत थी फिजा $1 बिलियन $2 बिलियन तो वो इस्लामी में दे के चले जाते हैं, इतनी हमें आउट ऑफ द वे जाके वो हमारी मदद करते हैं। मतलब वो नहीं बंदा सोचता होगा एमबीएस बाकी लोग कि यार देखिए मेरा एक 100 लोगों का मैंने डेलीगेशन भेजा, इतना हाई पावर जिसमें पहली मरतबा 4 वजीर वहाँ पे गए हैं और वो आइडेंटिफाई हो गए जहाँ उन्होंने पैसा लगाना है। इस स्टेज पे इस तरह का बयान देना मेरे ख्याल में तो सही नहीं मतलब ये इतना बड़ा जुर्म हो जाती है। तरफ में आती है अपने आगे फ्यूचर आपकी जो कि प्लानिंग है, एक चीज जरा समझा दे, उतारा किसने था आप लोगों को? डोनाल्ड लू ने उतारा था, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी आप लोग नाम लेते रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर उसके बाद सहाफत में भी नजम सेठी साहब ने भी शायद आपको उतारा था, अभी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी शायद आपको उतारा था। इतने लोगों पे शक है आपको, कल आईजी पंजाब और क्या मेरे ज़हन में नाम आ रहे, एंड में आप ये ना कह दें कि हमें डॉक्टर फिजा ने उतारा था या तशाम साहब ने उतारा आप भी हो सकती हैं। चलें आने लाइटर नोट उस लिस्ट में हम भी शामिल हो गए। आने लाइटर नोट मैंने कहा है। देखिए इसका मतलब है कि इस बात में कोई जान नहीं है। पहली बात तो अभी आपने मुझे कह दिया लाइटर नोट पे कह दिया, फिर शाम में लामिया जारे को वो शोएब शाहीन साहब बस ऐसे ही कह रहे थे लाइटर नोट। लाइटर नोट का मतलब भी समझा दूं लोगों को कि एक अजराह तफन्नुन अजराह मजाक इसको समझा जाता है, कोई ये ना समझे कि इसका मतलब ये जो बाकी सारे नाम थे वो तो अपने लाइटर नोट पे नहीं लिए थे। एक बात आपको बता दूं, एक है इंटरनेशनल साजिश के तहत या इंटरनेशनल इंटरवेंशन के तहत इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसके तहत कौन कौन साजिशी किरदार पाकिस्तान के उनके साथ मुलव्वस थे उसकी तहकीकात होना बाकी है। जो सुप्रीम पार्लिमानी पार्टी नहीं थी शामिल, पार्लिमानी पार्टी की बात होती है। एक सवाल है मेरा पे कायम है वो कि जी उन्होंने अपने अल्फाज को वापस लिया था, उन्होंने कहा था अमेरिका नहीं और मेरी हुकूमत को भाजपा ने गिराया था, और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ, $50 मिलियन दे के आपने दो वहाँ पे अपनी। अच्छा सबसे बढ़ के एक सवाल ये है कि आप इतने सीनियर, आप इतने सीनियर सहाफी हैं, इसको वाज़ेह कर दें, अदम एतमाद की गुंजाइश आइन में है, ये आईनी तरीका था, पार्लिमानी तरीका था ना। अच्छा मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीका था ना। मुझे जरा 1 मिनट मुझे वाज़ेह कर दें, 1 मिनट वाज़ेह कर। सबसे पहली बात ये है आज भी वो साइफर मौजूद है ना, साइफर के कंटेंट्स इंटरसेप्ट ने आज भी पब्लिश कर दिए हैं और उन्हें सोर्स भी बता दिया है कहाँ से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि आपने कोई कमीशन नहीं बनाया। 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है, ISPR ने उसमें कहा मुदाखलत हुई है। सुने 2 बातें सुन लेना, अब वाज़ेह तो करने दें ना मुझे 1 मिनट। आप लोग पिछले साल से वाज़ेह कर रहे हैं, बात तो करने दें, अब आप सवाल फिर आप ना करती ना, सवाल क्या है मुझे वाज़ेह कर। जब आपने मुदाखलत साबित कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साजिश साबित करने के लिए आपको कमीशन बनाना चाहिए। कमीशन इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में बनाया था। फिर क्या होता है कि शहबाज शरीफ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा हाँ जी धमकी हमें इस गुफ्तगू थी, हम इस पे हाई पावर्ड कमीशन या कमेटी बनाएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब ये है कि जो इस बात का जवाब देते हैं वो ऑडियो आज भी मौजूद है जिसमें बानी PTI
आजम खान को कह रहे हैं और साथ शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं, ये क्या authenticity है इस पे हम खेलेंगे भाई, इस पे हम खेलेंगे। क्या आप पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं मुल्क के लेवल पे, मुझे बताएं, आज बनाए ना, ये बैठे हैं ना, इन कठपुतलियों को कहें कमीशन बनाएं, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि ये खुद उसमें मुलव्वस है। चलिए ये बताएं, आप अपनी बात कमीशन की बात हुई है, देखें मेरा ख्याल है तमल से अगर इस बात को हम समझ लें, ये बार बार शुएब साहब आपकी पार्टी के लोग लाना है तो सबसे मुश्किल काम है सर। असद मजीद जो हमारे डॉक्टर असद मजीद खान जो हमारे वहाँ पे उसको कंटेंट्स को एडमिट किया कि ये जो मैंने कंटेंट्स लिखे हैं ये दुरुस्त है, लेकिन क्या और आज वो कंटेंट सामने ले आए, उसकी बुनियाद पर आकर के आप कमीशन बनाए। अगर वो जो किरदार आ सकते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए, यही तो हमने मुतालबा किया है। बात करके खुद ही अपनी बात पीटीआई ने अपनी नफी की इस बात की। देखें असद मजीद खान साहब ने कैबिनेट में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ने कहा कि जी ये मैंने चीजें लिखी थी, ये मुदाखलत हो सकती है, साजिश नहीं है, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया। देखें उसके पास अमेरिका में बैठे हुए क्या पता कि कौन साजिश में शरीक है, उसको तो जो देखें जो डोनाल्ड लू ने अल्फाज दिए उसने उसको इनकॉर्पोरेट किए और यहाँ भेज दिए। तो आप इससे पीछे क्यों हटे? आप अबानी पीटीआई ने ये नहीं कहा कि हम पीछे, अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं कराई, आपने कहा कि जी बाजवी ने मेरी हुकूमत कराई, फिर आपने 6 लोगों का नाम लिया। क्या हुआ था, आप लोगों ने खत लिखा था, सुन लेना, आप मुझे बताएं। एक तरफ आप कहते हैं कि बैरूनी जो मुदाखलत है या जो भी वो नहीं होनी चाहिए, आप IMF को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे से आई एम सॉरी टू यूज दिस कि शट अप कॉल मिली कि हमारा लेना देना नहीं इस चीज से कोई। तो अब आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करें उस चीज में जिससे उनका लेना देने, वो जवाब भी दे रहे हैं क्लियरली कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें क्यों आप अप्रोच कर रहे हैं। फिर बैरूनी को खत लिखा गया, उसके बाद जब इतनी IMF के बाद हुआ, फिर सॉरी बाहर वालों कह रहे आए हमारे मामला में कूदे और वो कह रहे हैं फिर मुझे मौका दीजिएगा सवाल करके मुझे मौका सेकंड में कि आप बाहर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आए आके कूदे हमारे मामला में, वो कहते हैं भाई हमारा तो लेना देना है, हम क्यों कूदें। फिर आप अपने मौकिफ की तरदीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि बाहर से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसको आप साजिश जो भी कहते हैं, तो फिर आप लोग खुद उनकी मुदाखलत करवा रहे हैं बाहर वालों की, उनको खत लिख के, और मुल्क में मईशत की सूरत हाल जो आपके सामने, इसको क्लियर कर दें जरा। अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। 2-3 मिनट देती हूँ। जी पहली बात तो आपको मैं डोनाल्ड लू के हवाले से जो होने वाली गुफ्तगू है ना, उसका सिर्फ एक बात आगे चलो ना। नहीं आगे मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे टाइम आपने 2-3 मिनट दिया है ना, मैं इन्हीं 3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। पहली बात तो ये है, इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जब ये लेटर आता है या साइफर आता है अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये प्राइम मिनिस्टर का ये लेटर नहीं जाता, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं जा रहा, ये बाजवा को ये लेटर है, बाजवा के लिए कहा गया है, और बाजवा के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने, ख्वाजा आसिफ ने खुद एडमिट किया है कि जनाब वो इस पर पूरी तरह शामिल था, उनकी हेल्प से हमने ये सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। अब आ जाएं IMF के बारे में। देखें IMF ने पिछले साल जब मुज़ाकरात इमरान खान के साथ किए और कंडीशनल सपोर्ट का फैसला किया इमरान खान ने, उसकी 2 वजूहात थी। तय ये हुआ था कि जब इलेक्शन होंगे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे और जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म्स करेगी, ठीक, और पब्लिक सपोर्ट के बगैर ये रिफॉर्म्स करने की इनमें ना कैपेसिटी है ना इनकी नीयत है। उन्होंने कहा है कि ये जब इन्होंने उनके साथ मुआहदा करना है और उस मुआहदे की सूरत में इन्होंने रेट्स बढ़ाने हैं बिजली और गैस के, और लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत होना है, और इन्होंने ये कहना है कि इसमें PTI की लीडरशिप की कंसेंट शामिल है। हमने अपना कहा कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात कंडीशनल थे, हमारी सपोर्ट कंडीशनल थी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। अभी नहीं आया। नंबर 2, यहाँ सिर्फ आधा मिनट, पब्लिक सपोर्ट से जो गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म्स करेगी। नंबर 3 वो इन्वेस्टमेंट लाएगी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये सारी चीजें इन लोगों ने मैंडेट चोरी करके फ्री फेयर इलेक्शन ना करा के इन्होंने ये जो जराइम की आमाजगना पाकिस्तान को बना दिया है, ये कर्जे पे कर्जे आप लेते चले जाएं, आप रिफॉर्म्स ना करें, और $18 बिलियन अभी अब आवाम की बात करें। अच्छा, आपको आवाम की इतनी फिक्र सता रही है शुएब साहब, अब तहरीक होगी, सड़कों पर आ पाएंगे, तो ये आवाम की फिक्र है। क्यों ना इसमें सफर कौन करेगा? इसमें सफर कौन करेगा? नहीं तो डाकू एक आपके घर पे कब्जा कर ले। सफर कौन करेगा? सफर कौन? आवाम करेगी सफर। आवाम क्यों सफर? आवाम इन कठपुतलियों की वजह से सफर। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप उस डाकू को कहेंगे कि जी हम आपके खिलाफ एहतजाज नहीं करते। सर पानी पिए, ब्रेक के बाद पानी पिए।
वेलकम बैक नाजरीन। एहतशामुल हक साहब, शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा शुएब साहब, ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, शाम साहब कुछ कहना चाह रहे थे। दो चीज़ें मैं जल्दी कह देता हूँ। देखें, शुएब साहब ने जो बातें की है ना, उसको इस तरह देखने की ज़रूरत है। अब देखें, अब जो इल्ज़ामात की बारिश लगती है, इतने इल्ज़ामात लगाते हैं। आपने देखा किस अंदाज से उन्होंने कहा, 100 जगह पे उन्होंने यू टर्न लिए अपनी बात वापस करके। आपने यहाँ 35 पंक्चर सवाल पूछा गया, अदालत में चले गए, नजम सेठी के खिलाफ, वो तो मेरा एक सियासी बयान। देखिए, सवाल इस वक्त यह है कि जी आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये एक कानूनी आईनी एक बात थी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ आई। अब आप यह सियासी तौर पे आप इजाजत देता है। बात यह कि सियासी तौर पे आप मार खा गए, आप सियाने बनने की कोशिश कर रहे थे, आपके मुखालफी ने आपको चित कर दिया, आप माने। अब यही चाहिए था कि ये बजाय इसके कि कहते थी जो बाजवा में लेके आया मुझे बचाए। अब ये बातें जो है खबर नहीं है कि बाजवा के पीछे पड़े रहे कि मैं जब लोगों को मिले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रुकवाने के लिए, किसी को जाके नहीं कहा कि मेरी हुकूमत। भाई आप बाजवा को कहते रहे जाके जी आप मुझे लेके अभी वो चाहे, ये मेरे ख्याल ये बातें इनको माननी पड़ेंगी। अब इतने नुकसान करने के बाद आज भी होश के नाखून नहीं लेंगे। अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पार्टी कहाँ से कहाँ हो गई, पार्टी किसने हदायत कर दी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इतना नुकसान करने के बाद। कल या परसों के प्रोग्राम में जरताज गुल साहिबा यहाँ मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी अपनी पार्टी की भी कुछ गलतियाँ होंगी, तो उन्होंने बुज़दार साहब को अपनी पार्टी का बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती करार दिया। गो कि उसका कंपैरिजन करी थी मरियम नवाज साहिबा से बुज़दार साहब का, लेकिन उन्होंने कहा बुज़दार साहब हमारी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थे। आपकी पार्टी से भी बहुत सी गलतियां सरजद हुई, आप तो बाद में आए, लेकिन आपसे पहले भी प्लस कहते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि मैं दोबारा भी आया तो दोबारा बुज़दार। अब वही देखे ना, जरताज साहिबा इनकी पार्टी का पुराना चेहरा, वो भी अब कह रही है कि गलती थी ना, आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं गलतियां कुताहियां हुई होंगी। अब ये लेटेस्ट गलती देखिए, शेर अफजल मरवत ने बयान दिया और आपने आप सफाइयां देते फिर हैं, तो ये गलतियों का सिलसिला तो इतना जारी है तसलसल के साथ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में फिर आपको नहीं लगता कि पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन पीटीआई खुद है? देखिए फिजा, पहली बात तो आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स गलतियों से मुबर्रा नहीं होता। कोई फरिश्ते तो हो नहीं सकते। जब आप कोई भी फैसला करते हैं या जो भी कोई काम करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश तो हमेशा होती है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है। सुन लेना, मैं अब आगे जा रहा हूँ। आज पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ 80% से ज्यादा आवाम, सुन लेना, जब आप कहते हैं, सुन लेना, जब एहतशाम साहब जब आप कहते हैं कि जी पार्टी को नुकसान हुआ, भाई पार्टी तो सबसे बड़ी हमारी है, पार्टी को क्या नुकसान हुआ? मेरे प्रोग्राम में 5वीं दफा बात कह चुके हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, आपको बार-बार क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है कि आज जब आपको बार-बार बताना पड़ रहा है कि आपने जो कोर्ट में बात ये कहते हैं कि गलतियां भांज नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती हैं, वो इनकी जड़ों में बैठे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये जरा नफ्सियाती सवाल है, आपको बार-बार मुझे बताना पड़ रहा है कि फिजा जो मैंने कोर्ट में इसलिए बताना पड़ रहा है कि लगाया हुआ है, आप बार-बार ये बात कर रहे हैं। सुन लेना, मैं जवाब सुन लेना। आप लोग अमली तौर पे अपनी गलतियों से इस्लाह की तरफ चलें, लेकिन उसके लिए मानना पड़ेगा ना कि गलतियां कौन सी। अभी तक हमने हमारी पार्टी पॉलिसी पे, कितने लेके गए, हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है तो पब्लिक हमारे साथ है। मैं आपको ये वाज़ेह कर रहा हूँ। आप कह रहे हो आपकी पार्टी को नुकसान, मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। महसूस होता है हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है, तो इसलिए 80% से ज्यादा आवाम हमारे साथ खड़ी है। सर आप लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। भाई ये कह रहे हैं कि हमें 2.5 करोड़ लोगों का इत्तेफाक है, तो हम पार्टी चला रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, 180 सीटें हमें दे दी जाए। भाई को प्रोसेस भी है, कोई निजाम भी है, ये तो प्रोसेस है ना हमारे पास। आप जाए ना अदालतों में। पीटीआई के जो पुराने सियासी लोग हैं, क्या वो ये नहीं कहते कि वकला ने हमारी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है? जब नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ जरदारी खिलाफ केसेस चलते तो कहते हैं अदालतों में जाए ना। मुझे बताएं 9th मई के बाद आप कहते थे शाम साहब क्या है इनकी पार्टी के पुराने लोग, अब मैं नाम लेना शुरू कर दूं, वो नहीं कहते, किसी ने नहीं कहा, कहते हैं और ऑन रिकॉर्ड भी कुछ कह चुके हैं कि वकला ने हमारी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। भाई एक बंदा पिछले दिनों आपकी, मैं नाम नहीं लेता, आपके प्रोग्राम से होके गए, नीचे मुझे मिले हैं, वो उन्होंने उस बात को माना है कि जी बहुत गलतियां की हमारे लीडर ने, हमारा लीडर बात ही नहीं सुनता, आप लोगों को सुनने को हमारा लीडर बात ही नहीं सुनता, वकला ने हाईजैक कर ली है। आप दोनों ने जब आपस में डिस्कशन खत्म हो जाएगी मैं फिर बोलूंगा, वरना नहीं। चलिए आप प्लीज देखें, एक बात बताएं, 9th मई के बाद कौन लोग थे जिसने पार्टी को सहारा दिया या खड़े हुए, मीडिया पे डिफेंड हो, पब्लिक सपोर्ट हो, वो भी हम वकलाई थे, नंबर 1। नंबर 2, इस सब कुछ के बावजूद आज भी हमारी पार्टी सबसे मकबूल पार्टी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है तो हमारे साथ खड़े हैं। आज भी हमारा लीडर इमरान खान है, आज भी हम अपने एजेंडा के मुताबिक आगे चल रहे हैं, आज भी सबसे ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। आज इस कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत करने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी आधी से ज़्यादा सीटें खा जाने के बावजूद भी, बल्ले का निशान छीने जाने के बावजूद भी,
और हमें पार्टिसिपेट ना किए जाने के बावजूद भी तो बल्ले के निशान सबसे बड़ी बात पार्टी आप खुद एक वकील भी हैं, सीनियर वकील हमारे भी हैं। साथ। सर आपको जब पता था कि बल्ले का निशान छीन रहा है तो पहले होमवर्क क्यों नहीं किया गया? हमने होमवर्क किया, हमने इलेक्शन कराया, हर चीज कानून के रिजल्ट मुताबिक वाला मामला क्यों इस तरह आया? तो ये तो पहले से करता है इलेक्शन कमीशन की गलती है। पहले से जो हमने तो अपना कानून के मुताबिक बिल्कुल कोई गलती नहीं। मुझे बता, एक बात बता, एक बात एक सेकंड, अपनी गलती को ये माने थे। लेकिन जब इन्होंने इलेक्शन करवाया था, इन्होंने कहा कि जी जिस तरह बाकी सियासी जमातें करवाती हैं हमने भी करवा लिया बगैर किसी उसके। आप जिसको कहना चाहिए अनअपोज लेके आगे, वो भाई आपने गलती की, उसको फिर गलती ये भी है ना कि हम आगे की बातें ना करें, आगे की बात करते हैं। हम आगे की बात करते हैं। आगे तहरीक जब आप लोग चला रहे हैं, आगे जब आप सड़कों पर होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ होंगे? और एक सवाल मेरा भी ले लें कि ऐसे आदमी को आपने सरबराह बनाया, वो कौम परस्त आदमी को आपने अजहर ज़हीर साहब को पार्टी का सर बनाया हुआ, जो आपके खिलाफ बोलता रहा है। जरा उनसे लास्ट 2 मिनट्स हैं। शोएब साहब, आपको यानी यकीन नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ होंगे? अरे वही बता सकते हैं ना, फैसला यानी आप अभी कंफ्यूज हैं? नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है, फैसला तो वो खुद कंफ्यूज है। मौलाना साहब बताएंगे। अब मौलाना साहब कंफ्यूज हैं, आप ये कह रहे हैं? मौलाना साहब कंफ्यूज है ना कि वो हमारे साथ आएंगे या मौलाना फजल रहमान साहब आप कंफ्यूज हैं, शोएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि जब तक इंटरव्यू में कहा जब ये मौजूदगी छोड़ देंगे तो फिर इनके साथ मैं आ जाऊंगा, यहाँ तक कहा है। आपको जो मौलाना फजल रहमान साहब कंफ्यूज लग रहे हैं, छोड़ देंगे तो मैं आ जाऊंगा। सर ये तो क़यामत की निशानी नहीं कि आप लोग उनको लेके अब कंफ्यूज नहीं है। अब आप लोगों को लगता है मौलाना साहब और आप लोग एक पेज पर इकट्ठे रहे। बात ये है कि हमने तो अपोजिशन को दावत दी है ना कि आए, तहरीक चलाएं, आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आना चाहे हमारे साथ चले। बेबसी है, ऐसे लोगों को लेके आ गए हैं जो जिनका माजी देखने क्या है, वो पार्टियां देखिए वो तो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो तो आपके पास आ गए। जमात इस्लामी उनको कौन पूछता है? एक एक सीट उनकी नहीं है। 3 पार्टियां PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, जिन्होंने हमारी जो मैंडेट पे कब्जा किया है, डाका डाला है, उनके अलावा हम हर किसी को दावत देते हैं कि हमारी तहरीक में शामिल हो जाएं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपकी दावत पे कुछ लोग जो आना चाहे आ जाए, जो नहीं आना चाहे ना। आपकी दावत पे लोग कंफ्यूज भी हैं। आपने ये भी कहा है ना कि आप कंफ्यूज हैं। सब कंफ्यूज हमने कहा है कि हम क्यों कंफ्यूज हैं, जो फैसला नहीं कर पाए कंफ्यूज हो। आखिरी बात है कि इतना नुकसान कर लिया, अभी भी जिसको कहते हैं एहसास नहीं है कि कितना नुकसान हो गया। इसको सॉरी करके वापस लें। पार्टी खत्म हो रही है, लीडर अंदर चलेंगे, छोड़ के चलेंगे, इतना कुछ भुगत रहे हैं। और पार्टी के अंदर इख्तलाफात, वकला के अंदर इख्तलाफात, और मरवत साहब ने जो आज खुदकश धमाका किया है। मेरा प्रोड्यूसर साहब से खिलाफ ना करवा दीजिएगा, हम तो बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। मैं और मेरी टीम कह रहे क्लोजिंग की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।